हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 उप सहसंयोजी रसायन चल रहा था, जिसमें आपको लेक्चर नंबर 1 में द्विक लवण और संकुल लवण के बारे में बताया। जो लेक्चर नंबर 2 था बच्चों, उसमें जो उप सहसंयोजी यौगिक हैं उनके प्रमुख शब्दावली, लिगेंड किसे कहते हैं, कीलेट लिगेंड क्या है, समन्वयन संख्या क्या है, ऑक्सीकरण संख्या क्या है, इस पर हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों, उप सहसंयोजी यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। और ये आईयूपीएसी नामकरण बच्चों आप लोग मिस नहीं कर सकते, सोचते इसको हम स्किप कर दें। तो बच्चों मैं बता दूं कि हर वर्ष यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और इस लेक्चर को यदि आप पूरा देख लेते हैं तो किसी भी प्रकार से कोई भी यौगिक आएगा आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन इसके पहले मैंने जो पिछला लेक्चर लिगेंड का कराया था बच्चों, लिगेंड मुख्य रूप से उसका टॉपिक था पिछले लेक्चर में, उसमें एक दंतु लिगेंड और बहुदंतु लिगेंड बताया था। और यह भी बोला था कि प्यारे बच्चों नोट्स ले लो या कि आप अपने बुक से उसे याद जरूर कर लो, क्योंकि यदि आप याद नहीं करोगे, यदि आपसे लिगेंड नहीं बनेगा तो फिर उप सहसंयोजी यौगिकों का किसी भी प्रकार से आपसे नामकरण नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। उप सहसंयोजी यौगिक किस तरीके से होता है तो आप सबको पता है कि उप सहसंयोजी यौगिक में क्या क्या पार्ट होता है बच्चों। एक बार थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि उप सहसंयोजी यौगिक में पहला तो होता है आपका केंद्रीय धातु परमाणु। क्या होता है प्यारे बच्चों? केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु ये पहला हो गया कि किसी भी उप सहसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु होगा। वो कहां पे रहेगा तो ध्यान रखना बच्चों, जो आपका समन्वयन क्षेत्र है ये उप सहसंयोजी क्षेत्र है बच्चों, उप सहसंयोजी क्षेत्र है, उप सहसंयोजी क्षेत्र है, उप सहसंयोजी क्षेत्र है प्यारे बच्चों। इस क्षेत्र में पहला जो एलिमेंट्स है ये कोबाल्ट जो है वो केंद्रीय धातु परमाणु, जैसे यहां पे बच्चों प्लेटिनम आपका केंद्रीय धातु परमाणु हो गया। ठीक है सर, इतना क्लियर है। केंद्रीय धातु परमाणु उप सहसंयोजी क्षेत्र के अंदर ही बच्चों, उप सहसंयोजी क्षेत्र के अंदर ही केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो भी यहां पे बच्चों आयन अणु परमाणु जुड़े होंगे वो संलग्नी कहलाएंगे प्यारे बच्चों। क्या कहलाएंगे? संलग्नी। और इसे ही प्यारे बच्चों इंग्लिश में बोला जाता है लिगेंड। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? लिगेंड। क्या बच्चों? लिगेंड। ठीक है, इसके बाहर का क्षेत्र जैसे उप सहसंयोजी क्षेत्र है, इसके बाहर का जो क्षेत्र है बच्चों वो आयनीकरण क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? आयनीकरण क्षेत्र या आयनिक क्षेत्र बच्चों। क्या कहलाता है? आप इसको आयनिक क्षेत्र बोल दो। क्या? आयनिक क्षेत्र बोल दो। ठीक है, आयनीकरण क्षेत्र या आयनिक क्षेत्र, सिर्फ सिंपल समझना है बच्चों। या तो इसे हम आयनिक क्षेत्र बोल सकते हैं या आयनीकरण क्षेत्र। अंदर जो है वो उप सहसंयोजी क्षेत्र और जो बाहर होगा चाहे उसके पहले हो चाहे बाद में बच्चों उसे हम आयनीकरण क्षेत्र बोलते हैं या आयनिक क्षेत्र बोलते हैं। परेशान मत होना, आयनीकरण या आयनिक वही चीज है। इतना क्लियर बच्चों? अच्छा, इसमें यदि हमने बात किया था कि प्यारे बच्चों जितने भी लिगेंड होंगे उस लिगेंड की संख्या को उप सहसंयोजी संख्या बोलते हैं या समन्वयन संख्या बोल सकते हैं अपन। ठीक है, समन्वयन संख्या, समन्वयन संख्या। ठीक है, ये चीज भी हमने आपको बताया था। ठीक है सर, ठीक। और हमने ये भी बताया था कि कोई भी कंपाउंड होगा या तो उदासीन होगा या तो उसको दो पार्ट में बांट सकते हैं। दो पार्ट में कैसे? जैसे बच्चों यहां पर इसको हम विभाजित कर दें, यहां पे इसको विभाजित कर दें तो ये आपका धनात्मक हो जाएगा बच्चों, धनात्मक भाग हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा ऋणात्मक भाग। ठीक, ये हो जाएगा आपका ऋणात्मक भाग। ठीक प्यारे बच्चों, ये भी हमने बताया था। जैसे यहां पे यदि तोड़ेंगे बच्चों, यहां पे यदि तोड़ेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा भाग धनात्मक भाग हो जाएगा और ये आपका ऋणात्मक भाग हो जाएगा। ये हम सारा चीज क्लियर कर लिए थे प्यारे बच्चों। इतना क्लियर है आप लोगों को, ये सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया था। ओके, चलिए जब हम नामकरण की बात करते हैं बच्चों तो आप सबको पता है कि किसी भी उप सहसंयोजी यौगिक में एक एक पॉइंट समझना, एक एक पॉइंट यदि आपने नहीं समझा तो नामकरण नहीं बनेगा। मैं आपसे वादा करता हूं आज क्लास लंबा होगा थोड़ा सा, लेकिन एक एक पॉइंट मेरा वादा है आपको समझा के छोड़ूंगा, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे ना अपने एक दो दोस्त को जरूर शेयर करिएगा। और बच्चों
जो चीजें मैं आपको बताता हूं उसे नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक में बच्चों, तो एक लीडर होता है और लीडर के साथ जो जुड़ा होता है उसे हम लिगेंड कहते हैं। और लीडर आपका केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है, जो कि लिगेंड से या संलग्नी से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकता है। और जो आपका लिगेंड है बच्चों, वो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, जोड़े का इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। मतलब ये आपके पास बच्चों, यदि ये घर का मुखिया है तो ये इसके बच्चे छोटे छोटे इसके साथ एक जुड़ा, जैसे 6 लिगेंड है, NH3 के 6 हैं, तो 6 जोड़ा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो बच्चों ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु, एक प्रकार से आप इतना दिमाग लगाना कि केंद्रीय धातु परमाणु जो है घर का लीडर है और उसके साथ जो जुड़े हैं वो बच्चे हैं। तो बच्चों को हम जब भी खाना देंगे तो बच्चों को पहले देंगे और जो आपका लीडर होगा उसको बाद में देंगे। तो जब भी बच्चों इस ब्रैकेट के अंदर का नाम लिखेंगे, जब इस ब्रैकेट के अंदर का नाम लिखेंगे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा बच्चों का नाम पहले लिखेंगे और लीडर का नाम बाद में लिखेंगे। कहीं भी आप लोग देखोगे प्रसाद वितरण होता है, मम्मी अपने 3 बच्चों को लेकर जाती है, तो मम्मी यही चाहेगी कि पहले बच्चों को मिल जाए, हमें मिले चाहे ना मिले। ऐसे ही किसी भी उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंदर, समन्वयन क्षेत्र के अंदर बच्चों, यदि हम बात करेंगे नामकरण की, तो नामकरण में केंद्रीय धातु परमाणु लीडर है, इसका बाद में नाम लिखेंगे। और NH3 है फिर बच्चों, NH3 जो लिगेंड है, इसके साथ कई लिगेंड जुड़ सकते हैं, उन लिगेंडों का नाम पहले लिखेंगे, ठीक है सर। ऐसे बच्चों यहां पर हम कहेंगे सर, इस उपसहसंयोजी क्षेत्र की बात करें तो क्लोरीन की संख्या 6 है, क्लोरीन पहले लिखेंगे और प्लेटिनम बाद में लिखेंगे। ये तो अपना अंदर का बात हो गया कि भाई किसी भी उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंदर की यदि बात करें तो लीडर जो है हमेशा बाद में लिखा जाएगा, पहले कौन लिखा जाएगा, पहले लिगेंड लिखा जाएगा। लेकिन सर उपसहसंयोजी क्षेत्र के बाहर पहले से Na2 है या इसके बाद में Cl3 है, इनका क्या रोल है? देखो प्यारे बच्चों, उपसहसंयोजी जो यौगिक है इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। 2 भागों में कैसे कि सर, जैसे यहां पर हमने 2 भाग में बांट दिया। एक आपका धन है बच्चों, ये धन था, गुणा मत समझना, ये धन है और ये ऋण है। इसमें भी बच्चों एक आपका धनात्मक भाग आ गया और एक आपका ऋणात्मक भाग आ गया। तो ऐसे भी बच्चों धनात्मक का नाम पहले लिखते हैं, ऋणात्मक का नाम बाद में। जैसे आप लोग यौगिक में भी पढ़े होंगे, NaCl है तो Na आपका धनात्मक भाग होता है, Cl आपका ऋणात्मक भाग होता है। तो पहले धनात्मक भाग को लिखा जाता है, फिर ऋणात्मक भाग को लिखा जाता है। जैसे प्यारे बच्चों H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो H को पहले लिखते हैं, Cl को बाद में लिखते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहां पे धनात्मक भाग Na2 है तो सोडियम पहले लिखेंगे, बाद में इस कोष्ठक के अंदर का नाम लिखेंगे। बस इतना ही तो है। यहां पे पहले कोष्ठक के अंदर का नाम लिखेंगे, फिर बाद में क्लोरीन का नाम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऋणात्मक है। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर? सबसे पहले आप लोगों को तो ये याद हो गया कि कोई भी कंपाउंड से उसको 2 भागों में बांटेंगे, धनात्मक भाग, ऋणात्मक भाग। धनात्मक भाग का नाम पहले लिखेंगे, ऋणात्मक भाग का नाम बाद में लिखेंगे। जब बात अंदर की आ जाएगी, जब बात अंदर की आ जाएगी, यानी ये कोष्ठक के अंदर की जब बात आएगी, तो कोष्ठक के अंदर का नाम लिखते समय हमें इतना ध्यान रखना है कि पहले लिगेंडों का नाम लिखेंगे, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। जैसे बच्चों ये एमीन है, ये उदासीन है। क्या है? उदासीन, इसमें कोई आयन नहीं है। क्लोरीन है, ये 1 निगेटिव होता है, इसमें निगेटिव आयन होने, क्लोरीन जो लिगेंड है बच्चों एक दंतुल लिगेंड है, लेकिन ऋणात्मक एक दंतुल लिगेंड है। जब भी हम बात करेंगे एक दंतुल लिगेंड ऋणात्मक होगा। कैसा होगा प्यारे बच्चों? ऋणात्मक होगा। जब ऋणात्मक की बात करेंगे तो उसमें O जोड़ेंगे। क्या प्यारे बच्चों? O जोड़ेंगे। एक एक पॉइंट में लिख के लाया हूं, परेशान नहीं होना, वीडियो को अंत तक देखना। लेकिन प्यारे बच्चों इसके पहले अब मैं आपको बता दूं क्या चीज आपको याद करना है। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने भाई टाइम पास कर लिया होगा, तो अब यहां पे समस्या जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको बोला था कि प्यारे बच्चों आप लोग लिगेंड जरूर याद कर लें, लिगेंड जरूर याद कर लें। यदि आप लोग लिगेंड याद नहीं करोगे तो समझो कोई मतलब का नहीं है पढ़ाई। सबसे पहले मैंने कहा था लिगेंड क्या है? लिगेंड ऐसा अणु, आयन, परमाणु है जो केंद्रीय धातु परमाणु का जोड़े का इलेक्ट्रॉन दे सकता है।
जैसे प्यारे बच्चों साइनाइड है आपका, देखिए जरा, ये जो साइनाइड है प्यारे बच्चों, यहां पर आप देखना एक दंतु लिगेंड है। यहां पे जो साइनाइड दिख रहा है, ये जो कार्बन दिख रहा है ना प्यारे बच्चों, ये कार्बन जोड़े का इलेक्ट्रॉन दे सकता है और CN1 निगेटिव है, इसलिए इसको बच्चों साइनाइड को O जोड़कर साइनो लिख देते हैं। हमने क्या बोला, एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है कि यदि ऋणात्मक लिगेंड है तो O जुड़ेगा, यदि ऋणात्मक लिगेंड है O जुड़ेगा, यदि ऋणात्मक लिगेंड है O जुड़ेगा, यदि धनात्मक लिगेंड है EM जुड़ेगा, यदि धनात्मक लिगेंड है बच्चों तो EM जुड़ता है। क्या जुड़ता है? EM। अभी यहां पर देख लो बच्चों, ये साइनाइड ऋणात्मक है तो साइनो, NC ऋणात्मक है तो आइसोसाइनो। फिर बच्चों ये SCN निगेटिव है, यदि इस तरीके से जुड़ा नजर आएगा तो थायोसाइनेटो। क्या हो जाएगा? थायोसाइनेटो। यदि NCS है प्यारे बच्चों जुड़ा है तो आइसोथायोसाइनेटो या N थायोसाइनेटो कहेंगे। या क्या बोलेंगे बच्चों? N आइसो, N थायोसाइनेटो। अब Br1 निगेटिव है तो Br को ब्रोमो, Cl को क्लोरो, B और आयोडीन है बच्चों तो आयोडो, हाइड्राइडो। देखो H निगेटिव है तो हाइड्राइडो, NO2 निगेटिव बच्चों तो नाइट्रो। O जुड़ा है, हर जगह O जुड़ा है, ONO। यहां पर देख लेना, ये सब IUPAC नाम है, इन्हीं को हम प्रयोग करेंगे। यदि याद नहीं है तो फिर आपसे IUPAC नाम नहीं बनेगा, छोड़ दो, यहीं से स्किप कर दो वीडियो, या कि याद कर लेना आप लोग। ONO नाइट्रेटो, NO3 नाइट्रेटो, NH2 निगेटिव एमिडो, ACO एसीटेटो मतलब CH3 COO निगेटिव, ये एसीटेटो, ये O2 निगेटिव ऑक्सो, ये क्या बच्चों? O2 निगेटिव है इसमें, और O2 फिर 2 निगेटिव, ये पराक्सो। क्या है? पराक्सो। क्या है प्यारे बच्चों? पराक्सो। इसके बाद देख लो आप लोग, SO3 2 निगेटिव सल्फीटो। ठीक है बच्चों, फिर सल्फेटो, फिर यहां पर आपका थायोसल्फेटो कार्बोनेटो। ठीक है, ये सल्फिडो है, देखो जरा, ये सल्फिडो है, ये सल्फीटो है, ये सल्फेटो है, ये थायोसल्फेटो है, ये कार्बोनेटो है। ये बच्चों आप लोग देखो, अभी जितने भी ऋणात्मक लिगेंड देखा सब में O जुड़ा कि नहीं जुड़ा, तो एक बात तो याद हो गया होगा कि भाई जब भी हम उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंदर का नाम लिखेंगे तो लिगेंडों की बात आएगी। लिगेंड यदि ऋणात्मक है प्यारे बच्चों तो ऋणात्मक लिगेंड के लिए O जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? O जोड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या बताया कि सर कोई भी यौगिक है उसको दो पार्ट में बांट देंगे, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। सबसे पहले धनात्मक का नाम लिखेंगे, फिर ऋणात्मक का नाम लिखेंगे। जब कोष्ठक के अंदर की बात आएगी, तो पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। ठीक है सर। लिगेंड की जब बात आएगी, यदि लिगेंड ऋणात्मक है बच्चों तो उसमें O जोड़कर लिखना है। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोवो, आयोडीन है तो आयोडो, जैसे OH निगेटिव है तो हाइड्रोक्सो। ठीक है, SO4 2 निगेटिव है तो सल्फेटो, SO3 2 निगेटिव तो सल्फीटो, S2 निगेटिव तो सल्फिडो, ऐसे बच्चों कार्बोनेटो। तो ये आपके बच्चों है ना, O क्यों जोड़कर लिखा जाता है? क्योंकि ऋणात्मक है। लेकिन वहीं पे प्यारे बच्चों यदि आपका धनात्मक है, ठीक है, यदि आपका धनात्मक है, देखो जरा, और बच्चों यहां पर आप देखो, थोड़ा सा देख लो, एक दंतुर उदासीन और धनात्मक। सबसे पहले तो ये उदासीन है बच्चों, उदासीन में कुछ नहीं जोड़ते, एमीन को एमीन लिख देंगे, पानी को एक्वा तो एक्वा, नाइट्रोसिल को नाइट्रोसिल, CO कार्बोनिल है तो कार्बोनिल, CS थायोकार्बोनिल। इनमें किसी प्रकार से कोई आवेश नहीं है। देखो ना तो धन है प्यारे बच्चों, ना तो ऋण है, तो सेम अमोनिया को एमीन, H2O का एक्वा, NO का नाइट्रोसिल, कार्बोनिल का कार्बोनिल है ना, CS का थायोकार्बोनिल। इसमें बच्चों ये उदासीन है, उदासीन में किसी भी प्रकार से कोई है ना लास्ट में अवयव नहीं जुड़ता, ध्यान रखना, किसी प्रकार से कोई प्रत्यय नहीं जुड़ता। प्रत्यय में जो मतलब अंत होता है बच्चों, जैसे ऋणात्मक लिगेंड में प्रत्यय O जुड़ता है। ठीक, दो चीज क्लियर हुआ। चलिए अगला जो पॉइंट था बच्चों, जैसे यहां पर देख लो, जो आपका धनात्मक होता है,
धनात्मक, यहां पे देखो जैसे फास्फीन उदासीन है तो फास्फीन लिखेंगे, ट्राइफेनिल फास्फीन ये भी उदासीन है बच्चों, थायोयूरिया ये भी उदासीन है, पिरिडीन है बच्चों ये भी उदासीन है। लेकिन ये धनात्मक बच्चों देखिए जरा, ईएम जुड़ता है, ईएम जुड़ता है बच्चों, क्या जुड़ता है, ईएम जुड़ता है, तो ये हो गया हाइड्राजीनियम, ईएम जुड़ा ना, NO नाइट्रोसोनियम, ईएम जुड़ा ना, NO2 प्लस नाइट्रोनियम, ईएम, इसमें भी ईएम जुड़ा, इसमें भी ईएम जुड़ा, इसमें भी ईएम जुड़ा। लेकिन जो उभय दंतुर थे, सॉरी मैं बात कर रहा था बच्चों, जो आपके उदासीन लिगेंड थे उसमें किसी भी प्रकार से कोई प्रत्यय का योग नहीं होता है। ठीक है सर, हाँ सर, आप क्लियर हुआ कि जब उपसह संयोजी क्षेत्र के अंदर का नाम करेंगे तो पहले लिगेंडो का नाम लिखेंगे। अब लिगेंडो के अंदर भी लिगेंड हो सकता है ऋणात्मक हो, तो ऋणात्मक के लिए ओ जोड़ेंगे, उदासीन है कुछ नहीं जोड़ेंगे, धनात्मक लिगेंड है तो ईएम जोड़ेंगे। अभी तो चर्चा हो रही थी लिगेंड के अंदर आयनों के बारे में बच्चों, बड़ा खेल लंबा चलने वाला है, एक एक पॉइंट क्लियर होगा लेकिन मजा भी आएगा। लेकिन जो बच्चा इस वीडियो को अंत तक देखेगा ना, उसे लगेगा यार कि शिव सर का क्लास कैसे जानदार और धमाकेदार रहता है। ठीक है, चलिए यहां तक किसी को कोई बच्चे भाई यहां पे प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, चलो तो 1 2 3 पॉइंट आपको तो शायद याद हो गया होगा कि सबसे पहले जब हम आयनों का नाम लिखते हैं बच्चों, तो किसी भी यौगिक में हम 2 भाग में उसको तोड़ते हैं। किसी भी यौगिक को हम, जैसे आयनों के नाम लिखने का क्रम क्या होता है कि आयनिक यौगिकों में पहले धनायन को लिखा जाता है फिर ऋणायन को लिखा जाता है। जैसे अभी आपने देखा कि Na2, फिर बच्चों प्लेटिनम जो है Cl6 हो गया। इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे बच्चों, पहले अपन इसका नाम लिखेंगे फिर इसका नाम लिखेंगे। यहां तक क्लियर? अभी मैं नाम नहीं बता रहा हूं क्योंकि जब तक पूरे नियम नहीं होंगे तब तक नाम आपसे नहीं बनेगा। इसके बाद बच्चों यहां पे ये ऋणात्मक है तो क्लोरीन में क्लोरो ओ जुड़ेगा बच्चों, क्या ओ जुड़ेगा तो क्लोरो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों प्लेटिनम का नाम लिखेंगे, पहले धनात्मक का नाम लिखेंगे फिर ऋणात्मक का नाम लिखेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा भाग ऋणात्मक है प्यारे बच्चों। क्या है? पूरा का पूरा भाग ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक। ये पूरा का पूरा भाग धनात्मक है। क्या है प्यारे बच्चों? धनात्मक है। और ध्यान रखना नाम लिखते समय बच्चों कहीं पे गैपिंग नहीं करेंगे, बिल्कुल जोड़ते जाएंगे। गैपिंग कहां पे करेंगे हम बताएंगे कहां पे करेंगे, लेकिन जहां पे गैपिंग की जरूरत पड़ेगी बताएंगे। जैसे ऑक्सीकरण संख्या लिखने के बाद लिखते हैं तो हम गैपिंग करेंगे। फिलहाल यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब अंग्रेजी में लिखेंगे बच्चों तो पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब छोटे क्रम में लिखा जाएगा। ठीक है, तो आयनों का नाम जब भी किसी हम उपसंयोजी यौगिक की बात करेंगे उसको 2 भागों में तोड़ देंगे। ठीक है सर, 2 भागों में तोड़ दिया, पहले धनायन का नाम लिखा फिर ऋणायन का नाम लिखा, ये भी क्लियर सर। लेकिन जब हम उपसंयोजी क्षेत्र के अंदर की बात करते हैं जैसे यहां पे आपने देखा था, यहां पे आपका जो यौगिक था बच्चों कोबाल्ट है, आपका कोबाल्ट है और NH3 है, NH3 का होल 6 है और प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका क्लोरीन का 3 नेगेटिव। ठीक, यहाँ पे आपका यहाँ पे भी थोड़ा सा तो डाउट होगा ना कि सर यहाँ पे मुझे डाउट लग रहा है कि यहाँ पे ये धनात्मक भाग होगा ये ऋणात्मक भाग। ठीक है, तो पहले इसका नाम लिखेंगे फिर बाद में इसका। तो जब भी हम इस ब्रैकेट के अंदर का नाम लिखेंगे तो आप लोगों को बच्चों पहले लिगेंड का नाम लिखना है फिर आपको केंद्रीय धातु परमाणु का। ठीक है, दूसरी बात लिगेंड का नाम लिखते समय जैसे NH3 यहां पे उदासीन है, NH3 क्या है बच्चों? उदासीन है। क्या है? उदासीन। क्या है? उदासीन। उदासीन में एमीन में एमीनो लिखेंगे? नहीं सर, उसको सेम लिख दोगे एमीन, एमीन का एमीन ही हो जाएगा, एमीन का एमीन ही हो जाएगा, कहीं पे कोई भटकने की जरूरत नहीं है। इतना किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अभी हम थोड़ा सा एक नियम अभी बात किए हैं, अभी तो पूरे नियम बचे हुए हैं। ठीक है सर, यहां तक क्लियर, किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। समन्वयन कोष्ठ के अंदर का नामकरण करते समय मैंने कितना बड़े प्यार से बताया कि नामकरण में लिगेंड को पहले तथा बाद में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे बच्चों। ठीक है, केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंकों में धातु परमाणु के नाम के ठीक बाद लिखेंगे। जैसे हमने कहा कि हमारे पास था सोडियम है, ठीक है बच्चों, ये प्लेटिनम है और NH3 Cl6 है। कितना है? Cl6 है।
ठीक है। तो जब हम पहले नाम धनात्मक भाग का लिख लेंगे, ठीक है सर, फिर ऋणात्मक भाग का लिखेंगे, ठीक है सर, इसके अंदर पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। जो भी आक्सीकरण संख्या आएगा प्यारे बच्चों, तो इस केंद्रीय धातु परमाणु के बाद ही लिखा जाएगा रोमन अंक में। एक है तो आपका इस तरीके से एक हो जाएगा, दो है तो इस तरीके से, तीन है प्यारे बच्चों तो इस तरीके से, चार है तो इस तरीके से, पांच है तो इस तरीके से, छह है तो इस तरीके से। रोमन अंक से हम आक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करेंगे। क्लियर? किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम? कि पहले हम नामकरण करेंगे तो धनात्मक भाग ऋणात्मक भाग का, जब कोष्ठक के अंदर नाम आएगा तो पहले लिगेंड का, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का, और केंद्रीय धातु परमाणु के जस्ट बाद में बच्चों हम चिपका देंगे क्या? आक्सीकरण संख्या को। एक एक पॉइंट बात करते चलते हैं। चलिए, इसके बाद बच्चों लिगेंड का नामकरण करेंगे। देखो बच्चों यहां पर समझना, ऋणात्मक लिगेंड के नाम के अंत में ओ जोड़ते हैं, बड़े प्यार से बताया, ठीक है सर, ओ जोड़ते हैं, अच्छी बात है सर। उदासीन लिगेंड में कुछ नहीं जोड़ते, ये तो हमने बताया कि एमीन है, जैसे NH3 है प्यारे बच्चों तो इसको डायरेक्ट एमीन लिख देंगे। जैसे मैंने बताया क्लोरीन 1 निगेटिव है तो इसमें ओ जुड़ेगा तो इसको क्लोरो लिख देंगे। एक एक एग्जाम्पल बच्चों, ईएम जुड़ता है, जैसे आप लोग धनात्मक लिगेंड की बात करते हैं बच्चों तो ईएम जुड़ता है, आप लोगों ने पढ़ ही लिया है। और जब कार्बनिक लिगेंड की बात करते हैं तो सीधा सीधा अपने नाम लिख दिए जाते हैं, जैसे ट्राइफेनिल फास्फीन, इसमें कुछ है नहीं, ट्राइफेनिल फास्फीन, ठीक है। और बच्चों जैसे आपका थायोयूरिया, ठीक है, या एथिलीन डायमीन, इसमें कुछ भी नहीं जोड़ना है, जो कार्बनिक यौगिक है तो वही नाम लिख देना है। कुल मिलाकर के यहां पे 2-3 फैक्ट आपको जो मैंने पहले बता दिया कि क्या करना है। नाम जब हम लिगेंडो की बात करते हैं तो लिगेंड यदि ऋणात्मक है प्यारे बच्चों, लिगेंड ऋणात्मक तो ओ जोड़ेंगे, धनात्मक है तो ईएम जोड़ेंगे, उदासीन है तो कुछ नहीं जोड़ेंगे, और जो कार्बनिक यौगिक है उसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं, खुद में इतने मजबूत है तो भाई उसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है बच्चों। लिगेंड के नाम लिखने का क्रम देखो प्यारे बच्चों, लिगेंड के नाम लिखने का क्रम, लिगेंड का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर करते हैं। अब आप लोगों को लगेगा कि सर अंग्रेजी वर्णमाला ये कहां से आ गया? देखो प्यारे बच्चों, जैसे हम एक यौगिक ले लेते हैं, बिना यौगिक के कहानी नहीं होगा, ठीक है। ऐसा यौगिक लेते हैं बच्चों जिसमें आप लोगों को दिक्कत ना हो। जैसे एक हमारे पास यौगिक है, ये है बच्चों आपका क्रोमियम, ये है आपका Cl2, ठीक है, और H2O का होल 4, H2O का होल 4 और प्यारे बच्चों NO3। आप लोग बड़े प्यार से कहोगे कि सर हमको तो पता है कि आपने ये बताया कि सबसे पहले हम इसको 2 भागों में तोड़ देंगे, ठीक है सर, ये हमारा धनात्मक भाग हो गया, ये ऋणात्मक भाग हो गया। बड़े प्यार से हम सबसे पहले धनात्मक भाग का नाम लिखेंगे और धनात्मक भाग में आपका कोष्ठक आ गया, तो कोष्ठक में पहले लिगेंडो का नाम लिखा जाता है, केंद्रीय धातु परमाणु का बाद में। एक एक पॉइंट बताते आए, वही क्रम चलता जाएगा अंत तक और आपसे बन जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूं। तो भाई मैंने कहा ना कि घर का गार्जियन मम्मी है या पापा है, तो भाई पापा आपके अपने बच्चों को ये नहीं कहेंगे कि तू बाद में खाना, मैं पहले खाऊंगा। हर घर में गार्जियन जो होगा वो अपने बच्चों को पहले खाना खिलाने की कोशिश करेगा। ऐसे ही जब ये बड़े कोष्ठक के अंदर की बात आ जाती है तो केंद्रीय धातु परमाणु कहता है पहले बच्चों का नाम लिख लो, इसके बाद मेरा काम आएगा। पहले प्रसाद वितरण हो रहा तो पहले बच्चों को प्रसाद दे दो, मेरे को बाद में देना। तो बच्चों यहां पे आपका एक तो क्लोरो आ गया, क्लोरो निगेटिव है इसलिए ओ जुड़ेगा बच्चों, ठीक है, क्लोरो बच्चों तो ओ जुड़ेगा। यहां पे पानी है बच्चों, ये उदासीन है, एक्वा आएगा। अब समस्या आती है कि 2 बच्चे हैं, इनको हम कैसे दे दें? पापा बोले कि मेरे 2 बेटे हैं, इन 2 बेटों को, भाई कोष्ठक के अंदर की बात झगड़ा चल रही है, परिवार की बात है, अंदर ये बाहर वाला आयनीकरण क्षेत्र उसको बाहर कर दो। NO3 निगेटिव या इसके पहले जुड़ा होता उसकी बात बाद में करेंगे, उसकी बात बाद में करेंगे बच्चों, उसकी बात बाद में करेंगे। लेकिन अभी यहां पे लिगेंडों के बीच में आपस में झगड़ा हो गई कि किसी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 2 लिगेंड 3 लिगेंड जुड़े, 4 लिगेंड, तो फिर कैसे करेंगे? पापा ने कहा बिल्कुल चिंता ना करें सर, हमारे बच्चों को प्रसाद आप ऐसा दे दो जिनका अंग्रेजी में नाम पहले आए उनको पहले और जिनका बाद में आए उनको बाद में। जैसे बच्चों यहां पे एक्वा पहले आएगा तो नंबर 1 इसकी प्रायोरिटी रहेगी, क्लोरीन C बाद में आएगा कि एक्वा A से शुरू होता है, क्लोरीन C से शुरू होता है, तो ये पहले अपन क्या करेंगे बच्चों? एक्वा का नाम लिखेंगे। 4 एक्वा तो 4 को टेट्रा बोलेंगे, जैसे 1 को मोनो, 2 को डाई,
3 को ट्राई, 4 को टेट्रा बोलते हैं बच्चों। तो यहां पे टेट्रा एक्वा हो जाएगा, और क्लोरीन 2 है तो 2 को डाई बोलते हैं तो डाई क्लोरो हो जाएगा बच्चों। ये क्रोमियम तो क्रोमियम हो जाएगा। फिर ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। भाई हमने क्या कहा, लिगेंडों का केंद्रीय धातु परमाणु के पहले लिगेंड आते हैं, लिगेंड के बाद केंद्रीय धातु परमाणु आता है, और केंद्रीय धातु परमाणु के जस्ट के बाद क्या चिपका रहता है, ऑक्सीकरण संख्या। तो यहां पे जब 2 से या 3 से लिगेंड जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को अल्फाबेट देखना है, ABCD में जिसका नाम पहले आएगा उसका नाम पहले लिखना है, जिसका नाम बाद में आएगा उसका नाम बाद में लिखना है। ठीक है सर, मैं चाहूं तो एक एग्जाम्पल में सारा समझा दूं, लेकिन ये विधिवत क्यों समझाया जाता है, क्योंकि सारा चीज नोट्स में भी लिखा रहता है। जो बच्चा नोट्स नहीं लिया है हो सकता है वो पछताता होगा। और मात्र 100 रुपए शिव सर के द्वारा मात्र 100 रुपए में नोट्स दिया जाता है बच्चों, 96 85 29 91 49। और इस 100 रुपए में ना 2 दोस्तों के बीच पार्टी नहीं होती है, उतने कम में अपन एक प्रॉपर नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आप सभी की प्रॉपर तैयारी हो सके। तो उपसहसंयोजी यौगिकों में बच्चों, जैसे अभी जस्ट बोला कि यहां पे बच्चों 4 एक्वा है तो टेट्रा बोलते हैं, 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो बोलते हैं। तो इसके लिए हम बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब भी प्यारे बच्चों, जब भी ध्यान दीजिएगा कि भाई एक दंतुल लिगेंड की संख्या को व्यक्त करना है तो 2 के 1 के लिए तो कुछ नहीं करेंगे, मोनो लिखा नहीं जाता है, 2 के लिए डाई, फिर ट्राई, टेट्रा, पेंटा आदि का प्रयोग करते हैं बच्चों। लेकिन जब वहीं पे बहुदंतुल लिगेंड आ जाते हैं तो बहुदंतुर या संख्या वाले बहुदंतुर हो जाते हैं, तो फिर उसके लिए 2 के लिए बिस का प्रयोग करते हैं, 3 के लिए ट्रिस का प्रयोग करते हैं, और 4 के लिए टेट्रा किस का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है कि लिगेंडों की संख्या, एक ही लिगेंड 4, एक लिगेंड की संख्या 4 है। जैसे प्यारे बच्चों आपने यहां पे H2O की संख्या कितनी देखी, 4, तो 4 लिगेंड है तो इसको टेट्रा बोलेंगे बच्चों। लेकिन जैसे मान लीजिए यहां पर EN है, एथिलीन डायमीन है, इसकी संख्या 2 है तो इसके लिए 20 का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये बहुदंतुर है, एक दंतुर नहीं है। क्या बच्चों, बहुदंतुर है। तो बहुदंतुर के लिए 20 ट्रिस टेट्रा किस, क्या 20 ट्रिस टेट्रा किस। देखो बच्चों यदि एक दंतुर है, क्या एक दंतुर, एक दंतुर तो 2 की 2 संख्या है तो मतलब उसको ट्राई बोलेंगे, डाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, डाई बोलेंगे। 3 संख्या है तो उसको बोलेंगे ट्राई, 4 है बच्चों तो टेट्रा, 5 है बच्चों तो पेंटा, 6 संख्या है उसकी तो हेक्सा। क्या बोलेंगे बच्चों, हेक्सा। लेकिन जब बहुदंतुर की बात आती है, किसकी, बहुदंतुर की बात आती है, जब बहुदंतुर की बात आती है बच्चों तो बहुदंतुर को अपन 2 है संख्या तो 20 का प्रयोग करते हैं, क्या 20। ठीक है बच्चों। और यदि 3 है बहुदंतुर तो उसको बोलेंगे ट्रिस, क्या ट्रिस। और 4 है बच्चों तो टेट्रा, टेट्रा किस, ये अपना होता है। ये आप लोगों संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए अगला पॉइंट है बच्चों, लिगेंड के जुड़ने का बिंदु। लिगेंड के जुड़ने का बिंदु देखना है। बिंदु जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही लिगेंड में 2 दाता परमाणु होते हैं, लेकिन उस दाता परमाणु में एक ही दाता परमाणु जोड़ा देता है। लिगेंड कहते किसे हैं सर, लिगेंड उसे कहते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दे देता है। ठीक है, लिगेंड किसे बोलेंगे, जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है वो लिगेंड कहलाता है। ठीक है, अब कुछ ऐसे यौगिक हैं, जैसे प्यारे बच्चों यहां पे मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा एक यौगिक लिख लेता हूं ताकि क्लियर रहे। मजा आता है कब, जब क्लियर रहता है। जैसे मान लीजिए Zn है प्यारे बच्चों और इसमें NCS है। ठीक है, NCS है का होल 4 है। ठीक, और प्यारे बच्चों यहां पे 2 नेगेटिव। ठीक है, मतलब ये जो आपका बच्चों थायोसाइनेटो है, क्या है, थायोसाइनेटो। यहां पे आपका जो नाइट्रोजन है बच्चों, ये जो नाइट्रोजन है ये भी आपका एक प्रकार से क्या दे सकता है, जोड़ा दे सकता है। जो कार्बन है, जो कार्बन है वो भी आपका बच्चों यहां पे सॉरी 2 चीज है ना, एक होता है NCS, एक होता है SCN, ये होता है 1 नेगेटिव। देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, एक होता है SCN नेगेटिव और NCS नेगेटिव।
यहाँ पे सल्फर भी जोड़ा दे सकता है, यहाँ भी नाइट्रोजन भी जोड़ा दे सकता है। ये इसमें ये होता है, कार्बन तो है ही है लेकिन इसमें नाइट्रोजन सल्फर। अब देखो इसको अपन क्या करते हैं, मान लीजिए इस तरीके से आपको दिख रहा है कि NCS है SCN। अब हमको यही नहीं पता कि इसमें से जोड़ा कौन देता है, इसमें से ये कौन जोड़ा देता है, तो उसको दर्शाने के लिए उसकी हम संकेत लिख देंगे कि N थायोसाइनेट, जो थायोसाइनेट है उसका N परमाणु जो है इसको इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, जोड़ा देता है। लिगेंड किसे कहते हैं, लिगेंड किसे बोलेंगे बच्चों, लिगेंड कोई धातु परमाणु या आयन है जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। अब भाई साहब कुछ ऐसे भी लिगेंड हैं जिसमें दो परमाणु हैं जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं। तो यहां पर कौन सा परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है उसकी संकेत के लिए बच्चों हम पहले ही लिख देंगे कि N जो परमाणु है वो जिंक को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। देखो बच्चों यहां पर देखिए, जब एक ही लिगेंड में एक से अधिक परमाणु द्वारा उप सहसंयोजन कर सकता है यानी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, तो जुड़ने का जो बिंदु भी कभी कभी सूत्र लिखते समय प्रदर्शित कर देते हैं। मतलब प्यारे बच्चों कि जब इसका हम नामकरण करेंगे तो इनमें देखेंगे कि इसमें नाइट्रोजन भी और सल्फर भी, दो ऐसे परमाणु हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं, उप सहसंयोजन कर सकते हैं, बंध बना सकते हैं। तो इनमें से हम ये प्रूव करने के लिए कि नाइट्रोजन दिया है उसके लिए बच्चों उसका हम संख्या प्रदर्शित कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए थायोसाइनेट जुड़ा हुआ है, क्या बच्चों, थायोसाइनेट, तो थायोसाइनेटो O जोड़ करके S लिख देंगे। O क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये ऋणात्मक है बच्चों, ये ऋणात्मक है, देख लो ये ऋणात्मक है, तो थायोसाइनेटो में S लिख देंगे। थायोसाइनेटो में बच्चों इसका मतलब S जो है, S जो है बच्चों वो आपका इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। या आइसोथायोसाइनेटो लिखेंगे बच्चों तो उसके लिए अपन N का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, किनका, N का प्रयोग। जैसे यहां पर N दे रहा है तो आइसोथायोसाइनेटो और N लिख देंगे, खत्म, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम, जैसे बच्चों नाइट्रो में आपका N हो जाएगा, नाइट्रो में क्या हो जाएगा, और नाइट्रीटो है तो बच्चों O हो जाएगा। नाइट्रीटो देखो, नाइट्रीटो ONO होता है और नाइट्रो 1 निगेटिव मान लीजिए, और NO2 2 निगेटिव होता है। यहां पे भी आपका ONO क्या होता है, 1 निगेटिव होता है कि 2 निगेटिव होता है, ONO 1 निगेटिव होता है, और NO2 ये भी 1 निगेटिव होता है सर, ये भी 1 निगेटिव। तो यहां भी बच्चों 2 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन है, यहां भी 1 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन है। अब दिक्कत हो जाती है कि यहां पे कौन सा परमाणु जोड़ा का इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहां पर ऑक्सीजन देगा, इसलिए बच्चों यहां पे नाइट्रीटो O लिख दिया, यहां पे N देगा इसलिए इसको नाइट्रो N लिख दिया। तो ऐसा इसको समझिएगा कि मान लीजिए कुछ ऐसे भी लिगेंड है, जैसे एग्जाम्पल बता दिया बच्चों, ये लिगेंड, ठीक है, ये लिगेंड परमाणुओं की संख्या इनमें समान है लेकिन अलग अलग स्थिति में अलग अलग परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। अब इसको बताने के लिए कि यहां पर ये परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है तो उस लिगेंड के नहीं कौन सा परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ा है उसको दर्शाने के लिए प्यारे बच्चों उसका संकेत हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसका संकेत हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है जुड़ने का बिंदु, जुड़ने का बिंदु भी लिखा जाता है, ठीक है सर। आगे चलते चलें, नाम के अंत में जैसे प्यारे बच्चों आपने लिखा सोडियम है, ठीक है, और यहां पर PtCl6 है, ठीक। सबसे पहले आपने कहा कि सर इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, तो ये धनात्मक हो गया, ऋणात्मक हो गया। यदि बच्चों केंद्रीय धातु परमाणु ऋणात्मक के जगह जुड़ गया है उसमें 8 जोड़ेंगे। आखिरी पॉइंट याद कर लेना, क्योंकि यदि पूरा का पूरा उप सहसंयोजी क्षेत्र ऋणात्मक भाग में आ गया, दोनों भाग में हो सकता है ना, इसके पहले आपने ये भी तो देखा, इसके पहले आपने ये भी तो देखा, कोबाल्ट था, NH3 का होल 6 था, यही था ना, और क्लोरीन 3 थी। अब प्यारे बच्चों इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें जो उप सहसंयोजी क्षेत्र धनात्मक है और क्लोरीन जो है ऋणात्मक आयन के रूप में है, लेकिन यहां पे पूरा का पूरा उप सहसंयोजी क्षेत्र ही ऋणात्मक है। तो जब भी प्यारे बच्चों उप सहसंयोजी क्षेत्र पूरा का पूरा ऋणात्मक हो जाए तो हमने क्या बताया कि जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है उसमें 8 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे बच्चों, 8। क्या जोड़ेंगे, 8। जैसे यहां पर प्लेटिनम है तो प्लेटिनम में प्लेटिनेट, क्रोमियम होता है यहां पे तो क्रोमेट,
कोबाल्ट होता कोबाल्टेट, एल्यूमिनियम होता तो एल्यूमिनेट। ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन यदि ये धनात्मक पार्ट में है तो इसके अंत में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, कोबाल्ट को कोबाल्ट ही लिख देंगे, क्रोमियम को क्रोमियम ही लिख देंगे, प्लेटिनम को प्लेटिनम ही लिख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए जैसे देखो जरा, यहां पर लिखा है, ये हमारे पास है बच्चों Na4 NiCN का होल 4 में जितने संकुल ऋणायन है बच्चों, यहां पे इसको दो पार्ट में बांटेंगे। देखना ना, इसको दो पार्ट में बांटेंगे। तो सोडियम पहले लिखेंगे, निकिल को बाद में लिखेंगे। तो भाई प्लस को तो पहले लिख दिया जाता, प्लस को पहले निपटाना है, ये ध्यान रखना है। नहीं तो बोल दो सर पहले हम उपसहसंयोजी क्षेत्र का नाम लिखेंगे, ऐसा नहीं है। उपसहसंयोजी क्षेत्र धन में है तो पहले उसका नाम लिखेंगे, ऋण में आ गए तो पहले धन वाले को प्राथमिकता दो। ठीक है, तो इसका नाम हो गया सोडियम टेट्रासाइनो, 4 यहां पे बच्चों साइनो है ना। निकिलेट, निकिल नहीं लिखा गया, निकिलेट लिखा गया, और लास्ट में ऑक्सीकरण संख्या चिपका दिया गया, 0 है तो 0, और यदि 1 2 3 होता तो 1 2 3 करते। और बच्चों जब हम बात करते हैं सेतु समूह की, अच्छा सर सेतु लिगेंड किसे कहते हैं, बताओ जरा। सेतु लिगेंड किसे कहते हैं? जब एक ही आपका कोई लिगेंड दो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ जाए। जैसे प्यारे बच्चों एक एग्जांपल बताता हूं, आपका NH है और ये OH है, ये इधर भी प्लेटिनम से जुड़ा है और इधर भी प्लेटिनम से जुड़ा हुआ है। एथिलीन डायमीन है, इसकी संख्या 2 है, और एथिलीन डायमीन इसकी संख्या भी 2 है, और ये सेतु का कार्य कर रहा है दोनों धातु परमाणु के लिए, यहां पे 5+। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए बच्चों म्यू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका? म्यू। इस OH को प्रदर्शित करने के लिए म्यू का, जैसे यहां पे OH जो है निगेटिव होता है, हाइड्रोक्सो होता है बच्चों, तो म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू इमिडो, ये इमिडो है, ये इमिडो है, तो म्यू का प्रयोग करेंगे। मतलब जब हम ऐसे उपसहसंयोजी यौगिक का नाम करेंगे जिसमें सेतु लिगेंड होंगे। सेतु लिगेंड किसे कहते हैं? सेतु लिगेंड उन लिगेंडों को कहते हैं कि जो दो केंद्रीय धातु परमाणु को जोड़ता है। जैसे बच्चों एक बीच से नदी बह रहा है, नाला बह रहा है, आपको एक टापू से दूसरे टापू में जाना है तो बीच में सेतु का काम करना पड़ेगा, पुल बनाना पड़ेगा। ऐसे ही इधर का भाग अलग है, इधर का भाग अलग है, नामकरण करना थोड़ा इसका अलग होता है। इसका नाम पहले करते जाएंगे, आते जाएंगे, यहां तक नाम लिखेंगे। हम आगे आपको चर्चा करेंगे, बता देंगे, एक दो का बता देंगे तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर इनको जब दर्शाएंगे तो हमेशा म्यू से दर्शाएंगे प्यारे बच्चों। यहां तक कहानी आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो बताओ बच्चों अब जितने भी पॉइंट हैं वो क्लियर हो गए कि नहीं? फिर से एक बार फटाफट रिवीजन करेंगे। आयनों का नाम लिखते समय प्यारे बच्चों सबसे पहले धनात्मक भाग का नाम लिखेंगे, इसके बाद ऋणात्मक भाग का नाम लिखेंगे। दूसरा प्यारे बच्चों देखिए एक एक पॉइंट, समन्वयन कोष्ठ का नाम लिखते समय पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे प्यारे बच्चों, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, और केंद्रीय धातु परमाणु के लास्ट में ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। तीसरा पॉइंट बच्चों, यदि केंद्रीय धातु परमाणु में लिगेंड ऋणात्मक है तो O जोड़ेंगे, उदासीन है तो कुछ नहीं जोड़ेंगे, और धनात्मक है तो EM जोड़ेंगे। ठीक है सर। इसके बाद हमने कहा लिगेंड का, यदि लिगेंड की संख्या एक से अधिक है तो अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे। इसके बाद बच्चों अल्फाबेट में आने के बाद उनकी संख्या पर ध्यान दी जाती है कि संख्या कितनी है। संख्या 2 है तो डाई, संख्या 3 है ट्राई, 4 है टेट्रा, 5 है पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा। लेकिन वहीं पे बहुतंतु लिगेंड के लिए 20 30 टेट्रा किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है सर। लिगेंड के जुड़ने का बिंदु, यदि एक ही लिगेंड में 2 दाता परमाणु है तो उनके दाता परमाणु को दर्शाने के लिए उसकी संकेत को हम व्यक्त कर देते हैं। जैसे यहां पर बच्चों SCN S देता है तो S है ना, थायोसाइनेटो, NCS आइसोथायोसाइनेटो है तो बच्चों N का प्रयोग कर लेंगे। नाइट्रो नाइट्रीटो है, दोनों में एक में ऑक्सीजन दे रहा है, एक में नाइट्रोजन दे रहा है, तो यहां पर बच्चों उसकी संकेत को रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके बाद नाम के अंत में यदि केंद्रीय धातु परमाणु ऋणात्मक क्षेत्र में है तो उसमें O8 जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? 8। यदि धनात्मक क्षेत्र में उसमें कुछ भी नहीं जोड़ते। और लास्ट आखिरी जो पॉइंट था बच्चों कि जो सेतु लिगेंड में ऐसे लिगेंड जो सेतु का कार्य कर रहे हैं, जो दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, उनकी संकेत को लिए उनका नाम लिखेंगे तो म्यू के साथ जोड़कर लिखेंगे कि म्यू, उनको बताएंगे कि ये म्यू है, इसका मतलब ये सेतु का कार्य कर रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक है, चलो क्लियर प्यारे बच्चों। चलिए एक एक यौगिक का हम बात करेंगे। जैसे अपन ने सबसे शुरू में ही जो यौगिक लिया था यहां पे प्यारे बच्चों, तो दोनों यौगिकों को अपन यहां पर क्लीन करते हैं और दोनों यौगिकों का नाम लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा नया पेज ले लो सर, इसमें क्या है अब एक एक पॉइंट समझना। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लेते हैं सोडियम Na2। ठीक है बच्चों, प्लेटिनम Cl6। ध्यान रखना
संख्या केवल अंदर वाले का प्रेजेंट करना है, बाहर वाले का नहीं। बाहर सोडियम है तो सोडियम में लिख देंगे, क्लोरीन है तो क्लोराइड लिख देंगे, उसकी संख्या को नहीं, केवल अंदर वाले की संख्या को हम रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले सर क्या करोगे, सबसे पहले इसको दो भागों में बांटेंगे। तो ये धनात्मक भाग हो गया सर, ऋणात्मक भाग। तो पहले नाम किसका लिखा जाता है, धनात्मक भाग का। तो नाम हो गया सोडियम, ठीक है सर, सोडियम कर लिए। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से आपको बता रहा हूं, संख्या अंदर वाले के लिगेंड का हम रिप्रेजेंट करेंगे कितने हैं, बाहर वाले हम किसी आयन का हम नहीं करेंगे कि सोडियम एन पॉजिटिव है तो आयन की संख्या को रिप्रेजेंट नहीं करते, आयन की संख्या को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो ऑक्सीकरण संख्या में काउंट हो जाता है। अब मेरे बच्चों अंदर की बात आ गई। अंदर ये पापा है, ये बच्चा है ना। पापा कहता है मेरे बच्चे को पहले दो, है ना। अब ध्यान रखना है बच्चे की संख्या कितनी है, 6, तो 6 को लिखेंगे हेक्सा, इसको जोड़कर ही लिखेंगे, ध्यान रखना, इसको जोड़ते चलेंगे हेक्सा। हेक्सा क्यों, 1 को कुछ नहीं, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा। तो 6 क्लोरीन है। अच्छा सर अब हम क्लोरीन का क्या लिखें, का क्लोरीन ही लिख दें, नहीं, ये लिगेंड है और लिगेंड में हमने आपको बताया एक दंतु लिगेंड है, और वो कैसा, ऋणात्मक लिगेंड है। सर अभी हमने नहीं देखा, आपने कब बता दिया सर, हमने को पता ही नहीं चला, आपने कब बता दिया। अरे भाई देखो, अरे बाबू चल यार चल, कहां चला गया, 1 मिनट, कहीं पे तो होगा ना सर, यहां पे होगा या यहां पे होगा। चलो ये देखो क्लोरीन है, अब मिल ही गया साला, आ गया 1 निगेटिव, बताया था ना क्लोरीन 1 निगेटिव। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, क्लोरो का प्रयोग करेंगे। किसका, क्लोरो, किसका प्रयोग करेंगे, क्लोरो का प्रयोग करेंगे। तो आप बड़े प्यार से कह दोगे कि 6 क्लोरीन है तो संख्या दर्शन, बाहर वाले का संख्या नहीं, केवल अंदर वाले की संख्या, तो हेक्सा हो गया। हेक्सा के बाद मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, क्लोरो, ठीक है। अब प्लेटिनम का प्लेटिनेट, प्लेटिनेट क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट, और 6 में 2 घटेगा 4 आ जाएगा। ये इसका आईयूपीएसी हो गया। देखो भाई सब समझ में आएगा। मैंने कहा सोडियम लिख दिया बड़े प्यार से, सोडियम की संख्या को नहीं लिखना है, बाहर वाले आयनों की संख्या को नहीं लिखना है, केवल अंदर वाले लिगेंडों की संख्या को लिखना पड़ता है। तो लिगेंड पहले देखो भाई, प्लेटिनम आपका केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, तो ये आपका घर का गार्जियन हो गया, ये घर की मम्मी है या पापा है, कुछ भी है ना। इसके बच्चे का नाम पहले लिखेंगे, तो बच्चे की संख्या 6 है तो हेक्सा कर लिए, क्लोरीन है तो क्लोरो कर लिए, ये क्लोरो हो गया। प्लेटिनम में ऋणात्मक के कारण इसको 8 जोड़ा गया, प्लेटिनेट। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला, चलो बताता हूं, चिंता ना करो बाबू, बताता हूं ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला। देखना प्यारे बच्चों, सोडियम का 1 पॉजिटिव होता है, सबको पता है, पहले समूह का तत्व है, 2 सोडियम है बच्चों, 1 पॉजिटिव होता है, ठीक है सर। हमको प्लेटिनम का निकालना है तो X कर दिया, और क्लोरीन की संख्या 6 है और 1 क्लोरीन का -1 होता है बराबर 0, तो 2 1 कम 2 धन X, 6 1 कम 6, 6 1 कम 6 बराबर 0, तो x माइनस 6 धन 2 बराबर 0, तो 2 जुड़ेगा बच्चों तो -4 आ जाएगा, और उधर जाएगा तो x बराबर +4 आ जाएगा। और इसी रोमन अंक को हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु को कोष्ठक के अंदर लिख देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, कोष्ठक के अंदर लिख देंगे। ठीक सर, चलिए मजा आ गया, ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब एक और अभी जो आप लोग लेके चल रहे थे वो था आपका, क्या था, कोबाल्ट था, NH3 का होल 6 था, और कितना था फिर बच्चों, Cl3 था। यही तो चल रहा था अपना, शुरू से यही चल रहा था। ठीक है, चलो इसको सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले इसको 2 भागों में बांटेंगे। ठीक सर, ये 2 भागों में बांटेंगे। अब ये धनात्मक हो गया और ये ऋणात्मक हो गया। हमने ये बोला कि धनात्मक का पहले नाम लिखेंगे, और इस बार धनात्मक कोष्ठक वाला ही आ गया। इस बार इसमें जो धनात्मक भाग था ये सोडियम था, लेकिन इस बार जो धनात्मक है ये कोष्ठक वाला आ गया। तो अब इनकी आपस में लड़ाई होगी। तो बोलो सर आपने बताया तो कि ये पापा है ये बच्चा है, तो बच्चा का नाम पहले लिखें। कितने बच्चे हैं, 6। हेक्सा एमीन, एमीन की संख्या कितनी है, 6, तो हेक्सा एमीन हो गया।
ठीक है सर। फिर कोबाल्ट लिख देंगे क्योंकि इसके बाद कोबाल्ट को ही लिखना है, देखना ना। अब कहोगे सर यहां 8 जोड़े थे प्लेटिनम के साथ, यहां 8 नहीं जोड़ोगे। हम बोलेंगे नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ोगे? क्योंकि ये धन है। यहां क्यों जोड़े थे? क्योंकि ये ऋण था। यहां क्यों जोड़े थे? क्योंकि ये ऋण था। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब यहां पर ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो थर्ड आएगा, हम बताएंगे कैसे आएगा। फिर बच्चों क्लोरीन है, और क्लोरीन में जब ऋणात्मक लग जाता है, क्योंकि ऋणात्मक भाग पर है, क्लोरीन ऋणात्मक भाग पे है बच्चों, तो क्लोरीन को जब भी ऋणात्मक, इसकी संख्या बाहर वाले की संख्या नहीं दर्शाएंगे, नोट करके रखना, केवल अंदर वाले लिगेंडों की संख्या को दर्शाएंगे। तो क्या क्लोरीन को थर्ड क्लोराइड लिखना है? नहीं, सीधा क्लोराइड लिख दो बस। ठीक, और ध्यान रखना इनको, देखो मैंने जोड़ के लिखा है, या ऑक्सीकरण संख्या के बाद अलग हो गया इसलिए जोड़ यहां पे नहीं जुड़ा है। ऐसे बच्चों इनको मैंने जोड़ के लिखा है, ऑक्सीकरण संख्या के बाद कोई चीज इसके साथ नहीं जुड़ेगा तो थर्ड क्लोराइड हो गया। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालोगे? देखो बच्चों, कोबाल्ट का निकालना X, ये उदास 6 है बच्चों और उदासीन है, इसका इसलिए 0 होता है। NH3 H2O पानी ये सब उदासीन है, और उदासीन है तो उसका मतलब 0, उदासीन है इसका मतलब 0। ठीक है सर। क्लोरीन कितने जुड़े हैं बच्चों? 3 क्लोरीन, और 1 क्लोरीन का -1 बराबर 0। जब आप 17वें समूह के एलिमेंट्स की बात करते हैं, फ्लोरीन हो, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन, सब में 1 निगेटिव बच्चों। चाहे आप ब्रोमीन ले लो, ये भी 1 निगेटिव, क्लोरीन ले लो, ये भी 1 निगेटिव, I 1 निगेटिव, CN 1 निगेटिव, NC 1 निगेटिव, ONO 1 निगेटिव, NO2 O निगेटिव 1 निगेटिव। ये सारा चीज आपने एक दंतु, इसीलिए तो बोला हूं एक दंतु लिगेंड को एक बार याद कर लो मेरे प्यारे भाइयों। याद नहीं हो रहा है, उसे एक चार्ट बना लो और जहां पे सोते हो वहीं पे चिपका लो, वो याद हो जाएगा, धीरे धीरे करके वो याद हो जाएगा। इसका हम काउंट करेंगे बच्चों, ये 0 है, ये -3 बराबर 0, तो x बराबर आपका +3 आ जाएगा, जिसको हम रोमन अंक से दर्शाएंगे, वो भी किसके बाद? केंद्रीय धातु परमाणु के बाद। चलिए ठीक, टाटा बाय बाय। क्लास खत्म हो गया सर? क्लास खत्म नहीं हुआ प्यारे बच्चों, क्लास खत्म नहीं हुआ। हम एक एक से बात करेंगे, एक एक से बात करेंगे, थोड़ा सा हम यौगिक का नाम लिखते चलेंगे और आप लोगों को बताते चलेंगे। चलिए अगला यौगिक हम देखते हैं बच्चों। 2-4 यौगिक जब आप लोग करोगे तब कहीं जाकर के कुछ समझ में आएगा आपको। देखना प्यारे बच्चों, यहां पे आपका क्रोमियम है, Cl2 है और H2O है, इसकी संख्या 4 है, और यहां पे प्यारे बच्चों NO2 है, NO3 है यार। NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? नाइट्रेट बोलते हैं। चलो इसका नाम बताना है। बोलो सर बड़े प्यार से हम बता देंगे। चलो मोबाइल को सेट करो, क्योंकि भाई यौगिक कंपाउंड्स गलत नहीं होने चाहिए। हम नामकरण कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे सर? सबसे पहले इसको 2 भागों में तोड़ेंगे सर, ये धनात्मक भाग और ये ऋणात्मक भाग। ठीक है सर, हमने तोड़ दिया सर, बढ़िया है। सबसे पहले धनात्मक भाग का नाम लिखेंगे तो हम इसके अंदर का नाम लिखना शुरू करेंगे। तो अब यहां पर देखना है कि क्लोरीन है एक लिगेंड और एक आपका पानी है जिसको एक्वा कहते हैं। अब बात यहां आ जाती है कि सर पहले क्रोमियम लिख दें। क्रोमियम नहीं लिख सकते हैं। मैंने कहा ना कि घर का गार्जियन है, वो बच्चों को खाना खिलाने के बाद ही खाएगा। प्रसाद वितरण हो रहा है, बोलेगा मेरे बच्चों को पहले दे दो, मैं तो बाद में भी ले लूंगा। अच्छा सर, तो अब क्या होगा? अब यहां पे क्लोरीन और H2O है, ये दोनों आपस में झड़प करेंगे कि भैया आप मेरा नाम पहले। तो पापा बोलता है नहीं बाबू ऐसा नहीं, जिसका अल्फाबेट में पहले आएगा। तो जैसे एक्वा ए से शुरू होता है, इसकी संख्या 4 है, देखो जरा 4 है, तो टेट्रा एक्वा लिख देंगे। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट में पहले आता है। नाम जोड़ते चलना, कहीं पे कट नहीं होना चाहिए। डाइक्लोरो 2 है संख्या, इसकी संख्या 2 है, तो डाइक्लोरो क्या हो बच्चों? डाइक्लोरो। क्या बोला मैंने? डाइक्लोरो। अब ये क्रोमियम है, हाँ सर, तो इसको क्रोमियम कर दो। क्या कर दो? क्रोमियम कर दो। अच्छा सर, क्या क्रोमेट नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते। क्रोमेट तभी लिखते जब ये ऋणात्मक होता। क्रोमेट तभी लिखते जब ये ऋणात्मक होता। ऑक्सीकरण संख्या बच्चों निकालेंगे, 1 निगेटिव, 2 निगेटिव, यानी 3 निगेटिव, यानी आपका 3 आएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों क्रोमियम के बाद यहां पर नाइट्रेट है, तो नाइट्रेट लिख देंगे। नाइट्रेट 1 निगेटिव होता है,
ये नाइट्रेट हो गया। इसकी संख्या को नहीं कि 3 है तो 3 लिख दो। अच्छा सर इसका आप ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाले, देखिए क्रोमियम का निकालना है तो x कर लिया, क्लोरीन की संख्या 2 है और एक क्लोरीन का होता है -1। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनो, आइसोसाइनो, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो ये सब 1 नेगेटिव होते हैं तो -1। ठीक है, H2O की संख्या 4 है लेकिन ये उदासीन है, इसका मान 0 है। अच्छा सर ये NO3 है, इसका मान -1 होता है। NO3 1 नेगेटिव, नाइट्रेट है बच्चों 1 नेगेटिव। और जब इसका ये अंदर यदि होता तो नाइट्रेटो लिखते, बाहर है इसलिए इसको नाइट्रेट लिख दिया इसके साधारण नाम में, लेकिन अंदर लिखते तो इसके IUPAC नाम में लिखते। ध्यान रखना सबसे बड़ी बात, जो ब्रैकेट के अंदर है उनके अंदर का नाम चेंज होगा, आयनों का नाम नहीं। क्लोरीन है तो क्लोराइड लिख दिए, नाइट्रेट है तो नाइट्रेट लिख देंगे, नाइट्रो है तो नाइट्रो लिख देंगे, एमीन है तो एमीन, सोडियम है तो सोडियम, पोटेशियम है तो पोटेशियम, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम लिख देंगे। बाहर के नाम का चेंज नहीं, अंदर जो भी परिवर्तन होता है अंदर होता है। तो बच्चों यहां पर x - 2 - 1 बराबर 0 आएगा और x - 3 बराबर 0 आएगा, तो x बराबर आपका 3 आ जाएगा। देखो बच्चों किसी कोई दिक्कत, ये आपका क्लियर, ये आपका क्लियर हो गया। अब ऐसा कोई यौगिक का नाम बताओ सर जो कि क्रोमियम ऋणात्मक में हो, ऐसा कोई है जहां पे क्रोमियम ऋणात्मक में हो, तो फिर क्या होगा, ऐसा कोई मिल जाए यौगिक तो और अच्छी बात है, और नहीं मिले तो भी अच्छी बात है। ठीक, क्योंकि वहां पे क्रोमेट जुड़ जाएगा, जहां पे क्रोमियम ऋणात्मक होगा तो वहां पे आपका क्रोमेट जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, क्रोमेट जुड़ जाएगा। ठीक, आप लोग फिर एग्जाम्पल भेज देना 2-4, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं। आपके ही सिलेबस में बच्चों जो जो अब वही चीज अपन करेंगे। अपना अगला यौगिक है यहां पे बच्चों पोटेशियम, Fe है, C2O4, ये ऑक्जेलेट है बच्चों, 2 नेगेटिव होता है। ठीक, इसका ऑक्सीकरण संख्या बताओ। अब यहां पे आप लोगों को बताना है, देखना पहले बच्चों, इसको सबसे पहले अपन को क्या करना है, 2 भागों में तोड़ देना है। 2 भागों में तोड़ेंगे, 2 भागों में कैसे तोड़ेंगे, ये 2 भागों में पहले धन का नाम लिखना है सर, इसके बाद ऋण का। तो धन का नाम पोटेशियम, इसकी संख्या को नहीं लिखा जाता, बड़े प्यार से आप पोटेशियम लिख दो, पोटेशियम लिख दो, इसके नाम को अपन ने सीधा सीधा अपन ने जोड़ दिया बच्चों, पोटेशियम। ठीक है, चलो पोटेशियम अपन ने नाम लिख दिया। ठीक, चलिए इसके बाद पहले बच्चों इसके अंदर का होगा ट्राई। अच्छा ध्यान रखना है, ऑक्जेलेट यहां पे ये द्विदंतुर लिगेंड है बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, द्विदंतुर लिगेंड है। ठीक है, और इस द्विदंतुर लिगेंड की संख्या 3 है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, ऑक्जेलेट है। वैसे ऑक्जेलेट क्या होता है, ऑक्जेलेट होता है ऑक्जेलेट होता है बच्चों क्या, 1 नेगेटिव होता है, तो ये एक दंतुर कहलाएगा। चलो तो ट्राई हो जाएगा, एक ही दंतुर है भाई, एक ही दंतुर, ऑक्जेलेट C2H4, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, तो इसकी संख्या, हाँ तो ये एक दंतुर है। ठीक ठीक, गड़बड़ नहीं होने पाए, गड़बड़ हो जाता है तो दिक्कत हो जाता है। ऑक्जेलेटो ऐसे 2 नेगेटिव है ना यार, तो गड़बड़ ना होने पाए, गड़बड़ होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, 2 नेगेटिव है। चलो ठीक है, तो ट्राई ऑक्जेलेट, अभी समझो ऑक्सीकरण संख्या में दिक्कत जाएगा, मैं बताता हूं। ट्राई ऑक्सलेट, ट्राई ऑक्सलेट, ट्राई ऑक्सलेट, संख्या कितनी बच्चों, 3 है, संख्या 3 है। फिर यहां पर बच्चों ये आयरन का है ना, तो फेरेट हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। ठीक है, आयरन का क्या हो गया, फेरेट हो गया, आयरन का क्या हो गया, फेरेट हो गया। अच्छा सर, और इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। अब ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, पोटेशियम 3 है, +1 होता है बच्चों एक पोटेशियम का, आयरन का हो गया X हो गया, इसका 3 है बच्चों, इसका 2 नेगेटिव होता है। अच्छा अब यहां पे क्लियर हो गया, 3 1 कम 3 धन X, 3 दूना 6 बराबर 0, X - 3 बराबर 0, तो X बराबर +3। ठीक है, तो रोमन अंक से दर्शाते, ये लिए भैया ट्राई ऑक्सलेट, फेरेट 3rd हो गया। हाँ अब ठीक है, वो ऑक्सीडेशन नंबर पे मुझे कंफ्यूजन था कि किताब में 3 लिखा है और यदि -1 तो द्विदंतुर लिगेंड है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलो अब और भी बताएं कि अब यहीं पे क्लास एंड कर दें, क्लास बड़ा लंबा समय चल चुका भाई। सर 4 में थोड़ी काम होगा, अभी और कुछ होना है, थोड़ा वेट करिए।
5-6 कम से कम होना चाहिए, तब तो मजा आएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं भाई, अगला देखते हैं। अरे यार अभी क्लास लंबा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे से ऊपर चलाना है आज। चलो अगला आपके लिए है, बड़े प्यार से देखना। यहां पे आप लोगों का पोटेशियम है प्यारे बच्चों, पोटेशियम है, फिर प्लेटिनम है, अच्छा Cl की संख्या 3 है और NH3 की संख्या 1 है। यहां पे आप लोगों को बताना है, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करना है, इसको सबसे पहले इसको 2 भागों में तोड़ना है। सर 2 भागों में तोड़ देते हैं। जब 2 भागों में तोड़ेंगे तो ये धनात्मक हो गया, ये ऋणात्मक हो गया। तो धनात्मक में पोटेशियम पहले लिख दिया सर, ठीक है, पोटेशियम पहले लिख दिया। इसके अंदर बच्चों 2 लिगेंड है, 2 लिगेंड में एमीन पहले आएगा, ए पहले आएगा, और क्लोरो ClORO क्लोरो बाद में आएगा, ए पहले आएगा तो एमीन लिखेंगे, फिर क्लोरो लिखेंगे। वो भी कितने क्लोरीन है, कितने क्लोरीन है 3, तो ट्राई क्लोरो लिखेंगे। क्या लिखेंगे फिर बच्चों, ट्राई क्लोरो। क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोरो। फिर बच्चों प्लेटिनम को प्लेटिनेट, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे 3 में 1 तो 2 आ जाएगा। फिर समझाता हूं, पहले ऑक्सीकरण संख्या निकाल दो सर, इसके बाद समझाना। ऑक्सीकरण संख्या देखो, यहां पे पोटेशियम का +1 होता है, ठीक सर। प्लेटिनम का निकालना है, क्लोरीन की संख्या है 1, क्लोरीन का -1, बार बार वही चीज आ रहा है। NH3 उदासीन है बच्चों, तो यहां पे आ जाएगा 1 धन x - 3 बराबर 0, तो x - 2 बराबर 0, तो x बराबर आपके +2, x बराबर +2 आ गया। तो ये ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंक से दर्शाते हैं। देखो प्यारे बच्चों, मैंने धन का नाम लिखा, पोटेशियम लिख दिया बड़े प्यार से। अंदर जब बात आती है तो पहले अपन लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड में जो अल्फाबेट में पहले, तो एमीन पहले आ गया, ट्राई है 3 संख्या है इसलिए ट्राई लिख दिया। क्लोरीन को क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन आपका एक दंतुर है, निगेटिव है ना, ऋणात्मक एक दंतुर लिगेंड है, ठीक है प्यारे बच्चों। ऋणात्मक एक दंतुर कर्ण क्लोरो हो गया, संख्या 3 है तो ट्राई क्लोरो। अब ये पूरा का पूरा उप सहसंयोजी क्षेत्र ऋणात्मक भाग में है, इस कारण से प्लेटिनम को प्लेटिनम न लिखकर प्लेटिनेट लिखा गया, और ऑक्सीकरण संख्या निकालकर बच्चों यहां पे रोमन संख्या से हमने दर्शा दिया। ठीक, चलिए इसके बाद आपका है बच्चों Na2SiF6, Na2SiF6, इसका नामकरण करना है। सर इसको भी 2 भागों में तोड़ दो। सबसे पहला काम तो यही किया करो कि बड़े प्यार से आप इसको 2 भागों में तोड़ दो, ये धनात्मक भाग, ये ऋणात्मक। पहले धनात्मक भाग का नाम लिखेंगे सोडियम, तो सोडियम लिख दिए, ठीक। सर हम सोडियम की संख्या को नहीं लिखेंगे, अंदर बाहर जो भी आयन है उनकी संख्या को नहीं लिखेंगे, केवल लिगेंड की संख्या को लिखेंगे। यहां पे केंद्रीय धातु परमाणु सिलिका है, उसका बच्चा फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन की संख्या 6 है बच्चों, तो हेक्साफ्लोरो, हेक्साफ्लोरो, ठीक है क्या बच्चों, हेक्साफ्लोरो, ठीक है। अब ये ऋणात्मक है बच्चों, तो सिलिकॉन को सिलिकेट लिखेंगे, क्या, सिलिकेट। क्या लिखेंगे बच्चों, सिलिकेट। क्या लिखेंगे, सिलिकेट। क्या लिखेंगे, सिलिकेट। 6 में 2 घट जाए तो 4 आ जाएगा। कैसे, ऑक्सीकरण संख्या हम लोग बस डायरेक्ट निकालते हैं। सोडियम है बच्चों 2, और एक सोडियम का +1 होता है। सिलिकॉन का निकालना है। फ्लोरीन आपका 17वें समूह का -1 रखता है। 2 1 कम 2, 6 1 कम 6 बराबर 0, तो 2 घट जाएगा तो x - 4 बराबर 0, तो x बराबर आपका +4, जिसको अपन रोमन अंक से दर्शा दिए। बताओ भाई, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बताओ, है ना। एक भी आप लोगों को दिक्कत नहीं जाएगा बच्चों। यदि आप 10-15 तैयार कर लिए ना, तो फिर आप हमेशा के लिए, ठीक है, बार बार आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक। और ऐसे यौगिक मैं करा ही रहा हूं, ठीक है, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अब चलो थोड़ा सा उसका नाम ले लेते हैं, जानते किसका, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ले लेते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेंगे तो आपको भी थोड़ा सा मजा आएगा, है ना। जैसे बुक में कभी कभी जैसे आपका आयन होता है तो इसको अलग लिख देते हैं, अंदर के नाम को जोड़ के लिखते हैं। एनसीईआरटी में यही बोला गया है, लेकिन कुछ बुक में क्या है, पूरा जोड़ के लिख देता है, तो परेशान मत होना, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आप
यहां पर देखो सोडियम को यहां पे ना जोड़ते तो भी चल जाता बच्चों। और मैं कितना नाम बताया, ये नाम बताया जोड़ के, और यहाँ पे ये तो जुड़ेगा, पूरा का पूरा अंदर का भाग है, ये अलग हो गया। आयन का नाम अलग लिख दोगे तो भी चलेगा। जैसे यहाँ पे पोटेशियम है, ये अलग है, आयन का नाम है इसलिए अलग हो। अंदर का नाम पूरा तीनों जोड़कर लिखना है। अब कहीं पे जुड़ा है कहीं पे नहीं जुड़ा है, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे सोडियम अलग है, इसको आप अलग कर दो एनसीईआरटी, बाकी अंदर का नाम पूरा जोड़ के लिखो। ठीक है, यहाँ पे पोटेशियम अलग ही दिख रहा है, ये अलग कर दो, बाकी अंदर का नाम पूरा जोड़ के लिखो। ठीक है, ठीक, चलिए कोई बात नहीं है। चलिए अब चलिए भाई एक और लेते हैं, आपका कोबाल्ट है, Cl2 है। ठीक है, यहां पे आप लोगों को थोड़ा सा मजा आएगा। कोबाल्ट है, Cl2 है, एथिलीन डायमीन है। कोबाल्ट है, Cl2 है, एथिलीन डायमीन है, इसकी संख्या 2 है। और मेरे बच्चों सल्फेट है, क्या है, SO4 है, SO4 है। इसको आप लोग नाम दो। सर इसके लिए अपन को 2 भागों में तोड़ना है। कितने भागों में? 2 भागों में। ये आपका धन हो गया, ये आपका ऋण हो गया। कुछ नहीं है सर, हम जब 2 भागों में तोड़ दिए तो पहले धन का नाम लिखना है। अब धन में इस बार कोष्ठक वाला भाग आ गया। इसके अंदर हमारे पास 2 लिगेंड हैं, एक तो क्लोरो और ये एथिलीन डायमीन। एथिलीन शुरू होता है ई से, एथिलीन डायमीन। ठीक है बच्चों, और ये सी से शुरू होता है। तो देखना पहले लिखेंगे डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। ये बहुदंतुर है इसलिए इसको लिखेंगे 20, 2 है ना संख्या। डाइक्लोर हो गया। बहुदंतुर के लिए 20 ट्रिस टेट्राकिस। हालांकि जैसे हमने ऑक्जेलेट में भी लिखा था, वो भी आपका बहुदंतुर है, उसमें भी हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि भाई 20 का प्रयोग कर सकते हैं ऑक्जेलेट आयरन में, लेकिन आपके बुक में नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक क्लियर है। 20 एथिलीन डायमीन, और बच्चों ब्रैकेट लगा के यहां पे हाइफन का चिन्ह लगाकर एथिलीन डायमीन लिख देना। क्या लिख दोगे? हाइफन का चिन्ह ना लगाए तो 1 मिनट। यहां पे बच्चों एथिलीन डायमीन, एथिलीन डायमीन, एथिलीन डायमीन। डाइक्लोरो 2 क्लोरीन है, 20 है इसलिए क्योंकि बहुदंतुर है, एथिलीन डायमीन हो गया। फिर कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही लिखेंगे। सर इस बार कोबाल्ट 8 नहीं करेंगे, 8 नहीं जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार ये धनात्मक भाग पे है। ठीक है बच्चों, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो 2 और 2 4, तो 4 निकल कर आएगा। ठीक, और SO4 को क्या लिखते हैं? सल्फेट लिखते हैं। SO4 को क्या लिखते हैं बच्चों? सल्फेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सल्फेट। तो बढ़िया आप लोग सल्फेट लिख दो। यहां पे क्या लिख दो? सल्फेट। आप लोगों को दिक्कत जाएगा ऑक्सीकरण संख्या में, कोबाल्ट का निकालना है। क्लोरीन की संख्या 2 है और 1 का -1 होता है, ये उदासीन है बच्चों। एथिलीन डायमीन उदासीन है। सल्फेट का होता है 2 नेगेटिव बराबर 0। x -2 ये 0 है, खत्म, ये -2 बराबर 0, x -4 बराबर 0, तो x बराबर आपका +4। ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। ठीक, चलो अब इस बार देखना, इस बार थोड़ी और ज्यादा लंबा चौड़ा। इस बार कहानी ऐसा है कि इसमें बच्चों आपका है कोबाल्ट। ठीक है सर, NH3 है और इसकी संख्या है 4। H2O है, इसकी संख्या है 1। क्लोरीन है और इसकी संख्या 1। बाहर भी आपका 2 क्लोरीन। ठीक है बच्चों, ठीक है। हाँ, क्लोरीन को क्लोरो लिख सकते हो, क्लोरिडो लिख सकते हो, परेशान मत होना। 1 निगेटिव है तो क्लोरो। चलो देखो बच्चों, यहां पे सबसे पहले इसको अपन 2 भागों में बांटते हैं, ये धनात्मक भाग और ये ऋणात्मक। इस बार भी कोबाल्ट में कोबाल्टेट नहीं होगा क्योंकि ये धनात्मक भाग पे है, तो कोबाल्ट का कोबाल्ट ही लिखेंगे। चलो सर बताओ, सबसे पहले इसमें 3 बच्चे हैं। इस बार एमीन को ए से शुरू करेंगे, AM। एक्वा को AQ से शुरू करेंगे, एक्वा। क्लोरीन को C से शुरू करेंगे। तो भाई ये क्लोरीन तो C में आता है तो पहले लिखेंगे नहीं, अल्फाबेट में पहले कौन आएगा? AM आएगा कि AQ आएगा? तो पहले AM आएगा। क्या आएगा? AM आएगा, एमीन आएगा ना भाई, AM।
कि ए क्यू, MnO_P_Q, क्यू बाद में आता है। तो पहले अपना सबसे पहले बताओ कितने एमीन है, 4, 4 को लिखेंगे टेट्रा एमीन। क्या लिखेंगे बच्चों, टेट्रा एमीन। ठीक है सर, टेट्रा एमीन। एक्वा एक है तो एक्वा, एक्वा। क्लोरीन एक है तो क्लोरो, क्लोरिडो भी लिखते हैं तो परेशान मत होना। फिर कोबाल्ट का कोबाल्ट लिख दो, कोबाल्ट का कोबाल्ट। ऑक्सीकरण संख्या उदासीन, उदासीन 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव तो थर्ड। और ये क्लोरीन के कारण क्लोराइड। बार बार कहता हूं कि बाहर के आयन की संख्या नहीं लिखी जाती, बाहर के आयन की संख्या नहीं लिखी जाती। जब हम अंदर की बात करते हैं तो पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। इसमें कोबाल्टेट क्यों नहीं किया, क्योंकि ये आपका धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं है। क्योंकि ये आपका धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं है, क्योंकि ये धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं है। ऑक्सीकरण संख्या सर कैसे करेंगे, तो ऑक्सीकरण संख्या के लिए कोबाल्ट को X करेंगे। एमीन उदासीन है प्यारे बच्चों तो 0, एक्वा उदासीन है, क्लोरीन 1 नेगेटिव है, और यहां पे 2 क्लोरीन है, 1 नेगेटिव है, इक्वल 0 करोगे तो x -1, 2 1 कम 2 -2 बराबर 0, तो x -3 बराबर 0, तो x बराबर आपका +3 आ गया, जिसको रोमन अंक से यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, चलो क्लीन, क्लीन, क्लीन चामुंडाई। चलो अगला है आपका सिंपल है, Ni है, कार्बोनिल है, इसकी संख्या 4 है। ये आपका बच्चों कार्बोनिल जो होता है उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। अब ये पूरा का पूरा भी उदासीन है, कोई आयन नहीं है, तो सर इसमें निकिल निकिलेट करने की जरूरत ही नहीं है। कार्बोनिल की संख्या कितनी है, 4, तो टेट्रा कार्बोनिल। क्या, टेट्रा कार्बोनिल। क्या हो गया, टेट्रा कार्बोनिल। क्या हो गया, टेट्रा कार्बोनिल। फिर बच्चों निकिल है तो निकिल है, टेट्रा कार्बोनिल, ये आपका निकिल है तो निकिल। और ऑक्सीकरण संख्या कुछ निकलेगी नहीं क्योंकि उदासीन है, खत्म कहानी 0। टेट्रा कार्बोनिल बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। टेट्रा कार्बोनिल बड़ा सिंपल है बच्चों, ठीक है ना। चलो इसके बाद भी और बताओ सर। इसके बाद आपका है, ये तो हो गया अपना, ये वाला बताओ। ये वाला देखो, देखो अपने पास है K2 है, Zn है, OH का होल 4 है। ठीक, इस बार क्या करेंगे, बोलो सर एक काम करो, पहले 2 भागों में तोड़ दिए। ये 2 वाला भाग है, ये धनात्मक भाग है, ये ऋणात्मक भाग। जब 2 भागों में आपने तोड़ दिया तो पहले तो पोटेशियम लिख दो। और बार बार बोला मैंने, क्या बोला सर आपने, कि प्यारे बच्चों अंदर और बाहर, जैसे मान लीजिए उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंदर जो लिगेंड है उनकी संख्या को रिप्रेजेंट करेंगे, पोटेशियम की संख्या को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो डाई मत लिख देना कि डाई पोटेशियम। फिर बच्चों यहां पर आपका 4 है तो टेट्रा हाइड्रॉक्सो, 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 टेट्रा हाइड्रॉक्सो। हाँ इनके बीच में गैप लिख सकते हो आप, है ना, मतलब जो आयन है इनको अलग कर दिए, इसलिए टेट्रा हाइड्रॉक्सो, टेट्रा हाइड्रॉक्सो। अब बच्चों जिंक है ना, जिंक, तो जिंकेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा सर, क्योंकि इस बार ऋणात्मक में, ऋणात्मक आयन में है, इसलिए जिंकेट कर दिया। ठीक है, और 4 में 2 घटेगा तो 2 आ जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या 2 आ जाएगी। कैसे, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली आपने, पोटेशियम की संख्या 2 है और एक पोटेशियम का +1 होता है। जिंक का निकालना है, हाइड्रॉक्सी की संख्या 4 है और 1 निगेटिव होता है बच्चों। ये OH 1 निगेटिव होता है, OH 1 निगेटिव होता है, OH 1 निगेटिव होता है। 2 1 कम 2 धन x, -4 1 कम 4 बराबर 0, x -2 बराबर 0, x बराबर आपके +2, तो ये +2 कर दिया। बहुत सारे तो हो गए यार सर, अब बस करो, बस करो, अब काम बहुत हो गया। डाइक्लोरोबिस,
चार। ठीक, सारे के सारे हो गए क्या? चलो एक आध और बताओ सर, अभी एग्जाम्पल कुछ ऐसे भी है जो नियम पे भी आए ही नहीं है, तो नियम पे नहीं आए तो एक नियम पे और देख लेते हैं। सब नियम के एक एक एग्जाम्पल तो बनने ही चाहिए। जैसे अपना अपने पास है Hg है, यानी मर्क्यूरी है बच्चों, ठीक है, मर्क्यूरी है, और फिर इसके बाद कोबाल्ट है, कोबाल्ट है, और इसके साथ SCN है, इसकी संख्या 4 है। ठीक, यहां पर बच्चों आप लोगों को बताना है, यहां पर आप लोगों को बताना है, एनसीईआरटी का है ये, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ले लिया हूं। ठीक, सबसे पहले तो आप लोगों को इसको दो भागों में बांटना, एक धन और एक ऋण, एक धन और एक ऋण हो गया बच्चों। ठीक है, अब थोड़ा यहां पर ये मर्क्यूरी है, क्या है, मर्क्यूरी है, इसको अपन ने रख दिया। इसके अंदर बच्चों पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, और ये क्या है बच्चों, थायोसाइनेट है, क्या है, थायोसाइनेट, इसकी संख्या 4 है, तो टेट्रा थायोसाइनेटो, टेट्रा थायो, टेट्रा थायोसाइनेटो। लेकिन ध्यान रखना इसमें S जुड़ा है, S जुड़ा है प्यारे बच्चों, क्या जुड़ा है, S जुड़ा है, और कोबाल्टेट। 8 क्यों जुड़ गया, 8 क्यों जुड़ गया, 8 क्यों जुड़ गया, 8 क्यों जुड़ गया, क्योंकि निगेटिव है प्यारे बच्चों, 8 क्यों जुड़ गया, क्योंकि निगेटिव है। ठीक है, और 4 में 1 घट जाएगा तो ये +3, तो कोबाल्ट थर्ड आ जाएगा। एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में बच्चों आपके 1 भी दे रखा है, जो कि मुझे उचित नहीं लगता है, मुझे उचित नहीं लगता, इसलिए मैं यहां पे नहीं लिखता हूं। एनसीईआरटी में आपको बता देता हूं, यहां पे 1 भी दिया है, लेकिन ये मुझे संभव नहीं, क्योंकि Hg का यदि 1 पॉजिटिव करोगे बच्चों तो इसका 1 पॉजिटिव हो जाएगा, कोबाल्ट का X करोगे, यहां पर 1 नेगेटिव है तो 4 की संख्या है, 1 नेगेटिव है, बराबर में 0 करोगे तो 1 + x - 4 बराबर 0, तो x - 3 बराबर 0, तो x बराबर आपका +3 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर +3 आ जाएगा, ये चीज है बच्चों। मर्क्यूरी टेट्रा थायोसाइनेटो, S क्यों लिखा हमने, S क्यों लिखा, क्योंकि ये बताया, यहां पे S क्यों लिखा, क्योंकि हमने ये बताया कि भाई यहां पे जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड का S वाला परमाणु जुड़ा हुआ है। इसको कहां पे नियम बताए थे सर, नियम बताए थे आप, हाँ नियम हमने बताया था, यहां पर देखो नियम नंबर आपका यहां पे बताया था मेरे बच्चों, कहां चला गया भाई, ये वाला है, ये वाला, कि भाई SCN है तो S को लिख दो, NCS है तो N को लिख दो, मतलब ये पता होना चाहिए। हमने बोला था ना कि बिंदु, जुड़ने का बिंदु लिखने का तरीका, जुड़ने का बिंदु क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ये बताता है कि इस परमाणु द्वारा लिगेंड दिया जाता है, लिगेंड मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दिया जाता है। ठीक है, चलिए सर एक और बता दो, ये वाला, ये वाला कि भाई साहब जो आपका सेतु लिगेंड होता है, सेतु लिगेंड का नाम कैसे करते हैं, सेतु लिगेंड का नाम कैसे करते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो जो आपके बुक में हो, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जरूरी नहीं कि यही एग्जांपल लो भाई, जरूरी नहीं कि यही एग्जांपल लो, है ना। पर इसमें क्या है बच्चों, इसमें सीधा सीधा नाम लिखते हैं, पर इसमें ज्यादा नहीं, सीधा सीधा लिखेंगे। ठीक है, चलो देखना, जैसे इसी को ले लेते हैं, अभी जो था एथिलीन डाइएमीन, फिर बच्चों प्लेटिनम है, यहां पे आपका NH है, इमीडो और हाइड्रॉक्सो, फिर यहां पे प्लेटिनम है, एथिलीन डाइएमीन बहुदंतुर है बच्चों, इसके लिए 20 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यहां पे 5+ आयन है। देखो भाई यौगिक, यौगिक यही चीज था। ठीक है, चलो इसका आप लोगों को निकालना है।
गलत नाम, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एथिलीन डायमीन तो भाई साहब आपका उदासीन है, NH जो है वो 2 नेगेटिव है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहां पे समझना, इसको समझने के लिए दांते तले उंगली दबाना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, ये आपका NH और OH सेतु लिगेंड का कार्य करते हैं। सेतु लिगेंड का जब कार्य करते हैं बच्चों, तो इसमें आपको 2 भागों में तो बांटना नहीं, यहां से शुरू करते हैं, यहां से सीधे शुरू करते हैं। तो एथिलीन डायमीन क्या है बच्चों, आप सबको पता है एथिलीन डायमीन क्या है, बहुदंतुर है, तो लिखेंगे 20, 2 है ना इसकी संख्या 20। ठीक है सर, 20 कर दो, और ब्रैकेट में एथिलीन डायमीन, एथिलीन डायमीन। ठीक है सर, एथिलीन डायमीन कर दिया आपने, 20 एथिलीन डायमीन कर दिया। ठीक, फिर आपका प्लेटिनम है बच्चों, समय कितना हो गया, प्लेटिनम हो गया। क्या हो गया बच्चों, प्लेटिनम, एथिलीन डायमीन प्लेटिनम। ठीक, 4th आएगा बच्चों, 4th क्यों आएगा मैं बताता हूं कैसे आएगा, आप परेशान ना हो, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। एथिलीन डायमीन प्लेटिनम 4th आ गया। अब बीच में जुड़ा हुआ है 2, एक म्यू इमिडो और म्यू हाइड्रॉक्सो, तो पहले लिखेंगे म्यू इमिडो, ठीक, फिर हाइड्रॉक्सो, म्यू हाइड्रॉक्सो। ठीक, फिर एथिलीन डायमीन, तो फिर 20 एथिलीन डायमीन, 20 एथिलीन डायमीन। फिर इसके आगे होगा बच्चों प्लेटिनम, फिर कितना आ जाएगा 4th। ऑक्सीकरण संख्या 4 कैसे आ गया, देखो बताता हूं, देखना ना मेरे बच्चों। एथिलीन डायमीन उदासीन है, कोई मतलब नहीं, 2 प्लेटिनम है तो 2x, इसका NH का 2 निगेटिव होता है, OH का 1 निगेटिव होता है, बराबर में +5 है, तो 2x -3 बराबर +5, तो 2x बराबर जाकर बच्चों 5 धन 3 हो जाएगा, तो x बराबर 8/3 हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा। तो ये 4 इसका भी हो जाएगा, ये 4 इसका भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। आज के लिए इतना ही बच्चों, और काफी लंबा समय भी हो गया, और IUPAC नामकरण में आप लोगों ने सीख भी लिया है, हर टाइप का क्वेश्चन कर लिया अपन ने। और आप लोगों को यदि लगेगा कि अभी और थोड़ा सा कराइए सर, तो एक लेक्चर और ला दूंगा, लेकिन हाँ आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना। अगला जो लेक्चर आएगा IUPAC नाम से लेकर के, वो सुपर फास्ट रहेगा, इसी को एक बार सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे, लेक्चर नंबर 2। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर मैंने बता दिया है 96 85 29 91 49, 9685299149। ठीक है बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।